हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप पढ़ाई मस्त चल रही है आपकी एंड पूरा दम आप लगा रहे हो पढ़ाई के लिए। आइए सर, कस्टम्स वेयरहाउसिंग। सर कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस क्या होता है सर? सबसे पहली बात सर, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, उसको अगर आप कस्टम क्लियरेंस नहीं करा रहे हो, अभी आप फॉर होम कंजम्पशन नहीं ले रहे हो, तो सर आप उन गुड्स का कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में वेयरहाउसिंग करवा सकते हो। तीन तरह के वेयरहाउस होते हैं सर: पब्लिक वेयरहाउस, प्राइवेट वेयरहाउस एंड स्पेशल वेयरहाउस। पब्लिक वेयरहाउस में सर एनी इंपोर्टर कैन स्टोर हिज गुड्स। प्राइवेट वेयरहाउस में जिसने गुड्स इंपोर्ट किया है सर, वो अपने ही गुड्स को स्टोर कर सकता है इन द प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस। जिनको प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस का परमिशन मिला है, वो अपने ही गुड्स स्टोर कर सकते हैं इन दी प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस, किसी और के नहीं। सर स्पेशल वेयरहाउस, ये वेयरहाउस वो होते हैं जहां पर नोटिफाइड गुड्स ही रखी जाती है, और यहां पर जो नोटिफाइड गुड्स है उसको स्पेशल वेयरहाउस में रख सकते हो, पब्लिक या प्राइवेट वेयरहाउस में नहीं स्टोर कर सकते हो। एंड सर ये जो स्पेशल वेयरहाउस होते हैं, दीज आर लॉक्ड एंड इसका जो चाबी होता है वो कस्टम ऑफिसर अपने पास रखता है। दिस गुड्स आर अंडर द फिजिकल कंट्रोल ऑफ द कस्टम ऑफिसर। क्लियर? और सर बाकी के जो पब्लिक वेयरहाउस है और प्राइवेट वेयरहाउस है, यहाँ पे रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है, फिजिकल कंट्रोल नहीं होता है। अब सर स्पेशल वेयरहाउस में कौन सी गुड्स स्टोर करते हैं सर? गोल्ड, सिल्वर एंड अदर प्रीशियस मेटल्स, गुड्स फॉर सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप, सप्लाई टू फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट एज ए स्टोर्स, देन सप्लाई टू फॉरेन प्रिविलेज पर्संस, यही गुड्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? अब सर ना पब्लिक वेयरहाउस, प्राइवेट वेयरहाउस या स्पेशल वेयरहाउस जो होते हैं, इनके लाइसेंस जो होते हैं, इनको लाइसेंस दिया जाता है वेयरहाउस को ऑपरेट करने के लिए। पर सर हर साल इसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। जब तक वेयरहाउस का लाइसेंस आपने कैंसिल नहीं कर दिया है या डिपार्टमेंट ने कैंसिल नहीं करता, तब तक आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। क्लियर? और लाइसेंस जो है ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है। आइए सरकार, अब जिसने लाइसेंस दिया, कमिश्नर इज द पावर टू गिव द लाइसेंस, और पूरे कस्टम्स में जहां कमिश्नर वर्ड रेफर हुआ वहां प्रिंसिपल कमिश्नर भी रेफर होता है। ओके, तो सर कमिश्नर के पास कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर, ठीक है सर, मैं कमिश्नर बोलूंगा सर। ओके, कमिश्नर के पास पावर होता है लाइसेंस देने का। तो सर ऐसे केस में कमिश्नर के पास पावर है कि वो अपने लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है। पर सर कैंसिलेशन करने के लिए सर आपने कोई ऑफेंस क्या हो तो कैंसिल करेगा ना यार। तो अगर आपने कोई प्रोविजंस को ब्रीच किया है, कोई कंडीशंस को तोड़ा है आपने सर, या आपने कोई कॉन्ट्राविन किया प्रोविजंस को, तो ऐसे केस में आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल। बट बिफोर कैंसिलेशन एंड अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू दी लाइसेंसी। और सर मीनवाइल, जब तक कि ये डिसीजन नहीं आता कि लाइसेंस कैंसिल करना है कि नहीं करना, तब तक आपका लाइसेंस एक बार टेम्परेरी क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे। मतलब उस वेयरहाउस का ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर देंगे। मतलब कोई भी नए गुड्स उस वेयरहाउस में स्टोर नहीं हो सकती है। हाँ, जो गुड्स ऑलरेडी वेयरहाउस के अंदर थी उन पे वेयरहाउसिंग के नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे जब तक कि सर लाइसेंस कैंसिल नहीं होता। अच्छा सर, अब कोई गुड्स को वेयरहाउस से निकालना तो आप नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू निकाल सकते हो, पर नए गुड्स स्टोर नहीं कर सकते। अब मान लो फाइनल डिसीजन आया कि लाइसेंस कैंसिल करना है, तो ऐसे केस में 7 दिन के अंदर आपको वेयरहाउस के अंदर जितने भी गुड्स है उसको क्लियर कराना पड़ेगा। अब वेयरहाउस खाली करना पड़ेगा, या तो इनको दूसरे वेयरहाउस में शिफ्ट कराओ या फिर गुड्स को क्लियर कराओ फॉर होम कंजम्पशन। और हाँ, 7 दिन तक जब तक गुड्स उस वेयरहाउस के अंदर, तब तक नॉर्मल वेयरहाउसिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे उन गुड्स को जो ऑलरेडी वेयरहाउस में रखे हुए हैं। नए गुड्स तो वेयरहाउस में ऑब्वियसली नहीं रख पाएंगे। क्लियर? डन। आइए वेयरहाउसिंग बॉन्ड। सर सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है वेयरहाउसिंग का, हमने ऑलरेडी सिस्टम पूरा क्लियर आपके माइंड में, पर सर तुम्हें बताता हूं। सर कभी भी गुड्स अगर आती है तो सर इंपोर्टर को या तो क्लियर कराना है गुड्स को फॉर होम कंजम्पशन या फिर वेयरहाउसिंग के लिए, तो वो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ 24 वेयरहाउसिंग फाइल करेगा अगर उसको वेयरहाउसिंग करना तो। अब सर जब वेयरहाउस में गुड्स को रखवा रहे हो तब कस्टम क्लियरेंस नहीं हुआ, आपको पता है कस्टम चार्ज क्यों? टू इक्वलाइज द इंपोर्ट गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ है, इसलिए कस्टम अभी पे नहीं करना है। कस्टम कब पे करना है? जब आप गुड्स को क्लियर कराएंगे फॉर होम कंजम्पशन, तब कस्टम पे करना है, अभी कस्टम पे नहीं करना। पर गवर्नमेंट अपनी सेफ्टी के लिए आपसे एक बार वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन करवाएगा, और वेयरहाउसिंग बॉन्ड है ये, पेमेंट नहीं करना बेटा। वेयरहाउसिंग बॉन्ड अलोंग विद द सिक्योरिटी और श्योरिटी डिपार्टमेंट आपसे फाइल कराएगा। वेयरहाउसिंग बॉन्ड का अमाउंट कितना होगा? थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। सर मतलब एक बार असेसमेंट होगा, ड्यूटी का अमाउंट निकलेगा सर, वो ड्यूटी का अमाउंट जो निकला वो आपको पे नहीं करना, उसका थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का आपको वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन करना पड़ता है। अच्छा सर, ये वेयरहाउसिंग बॉन्ड आपने साइन किया तब आपको परमिशन फॉर वेयरहाउसिंग मिलती है। अच्छा, आप चाहे तो एक जनरल वेयरहाउसिंग बॉन्ड भी साइन कर सकते हो, एक तरह से वो रनिंग अकाउंट हो जाएगा सर, उसके अंदर एक अमाउंट आप और ऑफिसर मिलकर डिसाइड करेंगे। तो सर मैक्सिमम उतने ही गुड्स उस वेयरहाउस में स्टोर हो पाएंगे एट अ टाइम जितना आपका मैक्सिमम अमाउंट का बॉन्ड साइन हो रखा है। क्लियर? उसका सर जितनी गुड्स का ड्यूटी इन्वॉल्व उसका थ्राइस द अमाउंट ड्यूटी का वेयरहाउसिंग बॉन्ड होगा बेटा आपका। क्लियर? एंड सर रनिंग अकाउंट चलता रहेगा उस अकॉर्डिंग। ठीक है भाई? तो सर आप चाहे तो एक जनरल बॉन्ड भी साइन कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, थ्राइस द अमाउंट ड्यूटी का लॉजिक क्या बेटा? सर 100% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस अगर आपने ऑफेंस किया होगा तो 100% ऑफ टैक्स एंड इज द पेनल्टी का अमाउंट ऑल्सो बेटा, प्लस इंटरेस्ट वगैरह मिला के गवर्नमेंट ने सोचा है कि ठीक है सर ये सब मिला के थ्राइस हो सकता है मैक्सिमम, तो थ्राइस द बॉन्ड अमाउंट रख लीजिए आप सब। ठीक है मालिक? सर अब आपने बॉन्ड साइन कर दिया, अब आपको परमिशन फॉर वेयरहाउसिंग मिलेगी, ऑर्डर फॉर वेयरहाउसिंग मिलेगा। ये परमिशन जब आपको मिलेगा, ये परमिशन लेके जाएंगे आप कहाँ? कस्टोडियन के पास, देन ही विल अलाउ द रिमूवल ऑफ द गुड्स। अब वहां से गुड्स रिमूव करेंगे और आप वेयरहाउस ले जाएंगे। वेयरहाउस का जो लाइसेंस है वो आपके लिए वो चेक करेगा ऑर्डर ऑफ वेयरहाउसिंग मिला कि नहीं मिला, मिला है अगर, देन ही विल अलाउ द वेयरहाउसिंग ऑफ द गुड्स। आपने गुड्स को वेयरहाउस में रखवा दिया। अब सर उसका 3 कॉपी में एक्नॉलेजमेंट मिलता है, एक कॉपी आपके लिए, एक कॉपी उस कस्टम पोर्ट के ऑफिसर के लिए जिसने गुड्स को अलाउ किया था फॉर वेयरहाउसिंग, एंड सर उस
वेयर हाउस जहां है उसका जुरिडिक्शनल कस्टम ऑफिसर के लिए एक कॉपी होती है वेयर हाउस के लिए बेटा, वेयर हाउस गुड्स के लिए एक्नॉलेजमेंट बेटा। ओके, अब आप चले जाएंगे बेटा, अब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वेयर हाउसिंग अलाउ होता है, कितने पीरियड के लिए वेयर हाउसिंग अलाउ होता है बेटा? सर अगर आप एक 100% ईओयू है, या सर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट है, या ऐसे आप मैन्युफैक्चरर जिसको मैन्युफैक्चर विद इन द वेयर हाउस का परमिशन मिल गया है, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है वेयर हाउसिंग का, अनलिमिटेड टाइम है। इसलिए बोल दिया क्या, कैपिटल गुड्स के लिए टिल देयर क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस, अदर गुड्स के लिए भी टिल देयर कंजम्पशन और क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस, मतलब अनलिमिटेड टाइम है बेटा। पर अदर पर्सन के लिए, अदर लोगों के लिए जिन्होंने गुड्स को स्टोर किया इन द वेयर हाउस, उसके लिए टाइम लिमिट कितना है? मैक्सिमम 1 ईयर प्लस एक्सटेंशन इफ एनी अलाउड बाय द कमिश्नर। क्लियर? बट सर कमिश्नर कैन, आप एक्सटेंशन के लिए अगर अप्लाई करते हो तो ईच एक्सटेंशन कैन नॉट बी फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब मल्टीपल एक्सटेंशन आप ले सकते हो बेटा। पर कमिश्नर के पास पावर की हो जाए तो इस परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग को रिड्यूस भी कर सकता है अगर गुड्स हैजार्डस नेचर के है, पेरिशेबल नेचर के है, किसी और कारण से बेटा। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन आपको दिया है कि 4 महीने का ही टाइम लिमिट दे रखा है परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग, तो 4 महीने ही मानेगा बेटा। ठीक है सर, सर जनरली 1 साल के लिए अलाउ होता है बेटा, वो कमिश्नर चाहे तो कम भी अलाउ कर सकते हैं आपको बेटा। ओके, अब सर नो डाउट दिल थाम के सुनेगा, अब ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ इस पर क्वेश्चन बनता है, कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे रखा है, मैंने आपको क्वेश्चन लेक्चर में कराया मैंने आपको। सर नो डाउट परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग इज 1 ईयर प्लस एक्सटेंशन। अच्छा ये 1 ईयर कब से काउंट करना है? जिस दिन ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग मिला था ना बेटा, वहां से। मतलब आपने मान लो 14 फेब को ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग मिला, आपने 17 फरवरी को गुड्स को वेयर हाउस में रखवाया, 17 फरवरी कोई रिलेवेंट है ही नहीं सर। तो सर जिस दिन परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग मिला था वहां से 1 ईयर प्लस एक्सटेंशन इज द परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग। पर फिर भी सर 90 डेज, जिस दिन ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग मिला उसके 90 डेज के अंदर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया फॉर होम कंजम्पशन, तो ऐसे केस में 91st डे से जब आप गुड्स को रिमूव करोगे तब आप कस्टम पे करोगे, तब तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर annum ऑन द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स। तो सर जब आप 90 डेज के बाद अगर आ रहे हो तो सर जिस दिन आप गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराएंगे उस पर कस्टम पे करेंगे, कस्टम के साथ साथ उस कस्टम के अमाउंट पर आपको 15% पर annum सिंपल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ऑन द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल। क्लियर? 91st डे से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाहती है कि 90 दिन तक आपने गुड्स को वेयर हाउस में रखा है, ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं, पर 90 दिन के बाद अगर आप क्लियर कर रहे हो तो हमको ब्याज भी देना पड़ेगा क्योंकि हमारा रेवेन्यू भी अटक रहा है। ठीक है, डन। अच्छा एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स अगर कस्टम ड्यूटी पेएबल कितना है? 0, तो 0 का 15% कितना होता है? 0 होता है बेटा। सर प्रतिभा प्रोसेसर लिमिटेड के केस में जजमेंट था बेटा ये वाला। ओके, अच्छा यहाँ पर 100% ईओयू वगैरह के केस में सिंस टाइम लिमिट इज अनलिमिटेड, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आती है। यहाँ पे 2-3 साल बाद भी गुड्स को क्लियर करे तो उस टाइम जो कस्टम होगा वो कस्टम लगेगा, बात खत्म बच्चा। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, सर रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी इन टैरिफ वैल्यू क्या था आपने हमने पढ़ रखा है सर, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जब फाइल होगी उस दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा और टैरिफ वैल्यू होगा उस रेट से कस्टम लगेगा। पर लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग के बाद अगर आप गुड्स के लिए बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करते हो तो जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग होगा उस दिन जो रेट होगा उस रेट से कस्टम लगेगा, बात खत्म बेटा। सर ये जजमेंट आया है केशोराम रेवन के केस में एंड एसबीसी शुगर लिमिटेड के केस में जजमेंट आया हुआ है। मान लो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग वाज 21 जुलाई और आप आए कब? 25 जुलाई को, तो 21 जुलाई के दिन जो रेट ऑफ कस्टम होगा उस रेट से कस्टम लगेगा, भले हायर हो लोअर हो से कंसर्न नहीं है। क्लियर? और हाँ ध्यान देना बेटा 21 जुलाई को जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी उस रेट से कस्टम लगेगा। अब आपने बिल ऑफ एंट्री इस दिन फाइल करी, सर 25 जुलाई को अगर आपने कस्टम पे किया तो सर 25 जुलाई तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर annum, मतलब ऑब्वियसली 91st डे से लेके जब आप गुड्स का कस्टम पे कर रहे हो तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर annum। आइए सरकार, अच्छा लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग होता है उस दिन तक अगर अपने गुड्स को क्लियर नहीं करा तो मान लेते हैं गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव्ड अंडर वायलेशन बेटा। ठीक है, इसलिए उस दिन की रेट जो होती है उस रेट से कस्टम लगता है। अच्छा चलो आगे वैसे जजमेंट आ रहा है बेटा, एक केस लो आ रहा है, पर यह बताता हूँ डेकोरेटिव लेमिनेट के केस में जजमेंट आया हुआ है कि अगर लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग तक अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया उसके बाद अगर आप आते हो और अगर आप रेलिंक्विशमेंट ऑफ गुड्स के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में रेलिंक्विशमेंट भी अप्लाई नहीं होगा, रेलिंक्विशमेंट भी आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि रेलिंक्विशमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, और लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग तक अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया तो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग जो होता है उस दिन मानते हैं गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव्ड अंडर वायलेशन, उसके बाद अगर आप रेलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो रेलिंक्विशमेंट नहीं हो पाएगा। आओ बच्चों, सर सेक्शन 64 ऑनर्स राइट टू डील विद वेयर हाउस गुड्स। सर आपकी गुड्स वेयर हाउस में रखा है, उसके बाद आपका राइट क्या है बेटा? आप गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, सर उसके पैकेजेस होते हैं वो चेंज कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हो, पर अगर आपको सैंपल विड्रॉ करना है तो सैंपल विड्रॉ करने के लिए आपको कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा, कस्टम पे करो उतने सैंपल पे फिर ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैन्युफैक्चर विद इन द वेयर हाउस। सर अगर किसी सर इंपोर्टर ने गुड्स को वेयर हाउस रखवाया है प्राइवेट बॉन्ड वेयर हाउस के अंदर, नॉर्मली ऐसा होता है, और परमिशन लिया है प्रॉपर कमिश्नर से रिगार्डिंग
मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस, तो ऐसे केस में वो मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस की परमिशन अगर मिल गई तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कर सकता है साहब। ऐसे केस में नॉर्मली 100% ईओयू वगैरह क्या करते हैं बेटा, अपनी फैक्ट्री का लाइसेंस ले लेते हैं एज ए प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस। गुड्स को लाए, अब वहां से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू कर दिया। अब सर उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स अगर आपने सर एक्सपोर्ट कर दिए, इफ फिनिश गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, तो जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया था उस पर कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है सर। सेकंड थिंग, अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, उससे आउटपुट गुड्स बनाया, मान लो प्लास्टिक इंपोर्ट किया, मार्केट बनाया, और मार्केट बना के आपने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, नो कस्टम। पर अगर आपने उन मार्केट को डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कर दिया, तो ऐसे केस में सर उस प्लास्टिक के इंपोर्ट पे जो कस्टम बनना था वो अब आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड थिंग सर, सिंस आपने मार्केट बना के डोमेस्टिक मार्केट में बेचा भी तो है, तो मार्केट पे जीएसटी भी लगेगा। दो दैट ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज अ सप्लाई अंडर जीएसटी बेटा, ठीक है। तो मार्केट पे तो जीएसटी पे करना है और प्लास्टिक पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ फिनिश गुड्स, कुछ मार्केट एक्सपोर्ट किए, कुछ डोमेस्टिक मार्केट में बेचे, तो ऐसे केस में कुछ कुछ हो जाएगा। मतलब कुछ मार्केट पे तो आपको सर कोई कुछ प्लास्टिक पे कोई कस्टम नहीं पे करना, और कुछ मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट में आपने बेचे उसमें मार्केट पे तो जीएसटी लग जाएगा, और प्लास्टिक जो इंपोर्ट किया था उस मार्केट में जो काम है उतने प्लास्टिक पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। क्लियर। अब सर वेस्ट और रिफ्यूज जो बना है, मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस आपने किए वेयरहाउस में, तब आपको कुछ वेस्ट और स्क्रैप भी प्रोड्यूस हुआ उस रॉ मटेरियल का, उसका क्या करने का। अगर वेस्ट और स्क्रैप भी आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो भारत माता की जय, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने वेस्ट और स्क्रैप को डीटी में सेल किया या फिर आपने डिस्ट्रॉय किया तो क्या करने का सर, अब कस्टम ड्यूटी लगेगा वेस्ट और स्क्रैप पे। डिपेंड्स ऑन व्हाट, योर फिनिश गुड्स। आपने फिनिश गुड्स के साथ क्या किया उस पर डिपेंड करेगा कि कचरे पे क्या होगा। अगर आपने फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, अगर आपने फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किए थे और वेस्ट और स्क्रैप डिस्ट्रॉय कर दिए, तो कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर फिनिश गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए और वेस्ट और स्क्रैप को आपने डीटी में बेचा, तो ध्यान देना बेटा, वेस्ट और स्क्रैप पे कस्टम लगेगा एज इफ वेस्ट और स्क्रैप वाज इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली। मतलब वेस्ट और स्क्रैप पे अगर कस्टम की रेट कितनी बेटा 20%, तो 20% लगेगा। पर अगर आपने फिनिश गुड्स को डीटी में बेचा था और उससे बनने उसको बनाते वक्त कुछ वेस्ट और स्क्रैप प्रोड्यूस और वेस्ट और स्क्रैप को भी डीटी में बेचा है, तो ऐसे केस में मान लो इनपुट्स थे प्लास्टिक, उस पर रेट था 25%, तो वेस्ट और स्क्रैप पे कस्टम लगेगा एज पर द रेट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ द इंपोर्टेड मटेरियल इन सच वेस्ट और स्क्रैप। मतलब वेस्ट और स्क्रैप पे रेट लगेगा इनपुट्स के रेट्स का बेटा, जो आपने इंपोर्ट किया था उस पे जो रेट ऑफ कस्टम था उस रेट से लगेगा। पर अगर आपने फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किए थे तो वेस्ट और स्क्रैप पे कस्टम लगेगा एज इफ वेस्ट और स्क्रैप वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली। भारत माता की जय। सर आइए सेक्शन में 66 पावर टू एग्जेम्प्ट। सर यहां बोला है क्या, सर आपने अगर मान लो प्लास्टिक इंपोर्ट किया और प्लास्टिक इंपोर्ट करके उसको वेयरहाउस में रखवाया, प्लास्टिक की रेट थी 20% और फिनिश गुड्स जो मार्केट था उस पर रेट थी मान लो 25%। क्लियर। तो सर ऐसे केस में अगर आपने फिनिश गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, प्लास्टिक भी कोई कस्टम नहीं बेटा। पर फिनिश गुड्स अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है तो फिनिश गुड्स पे तो सर जीएसटी लगेगा, पर फिनिश गुड्स में जो प्लास्टिक काम है उस पे प्लास्टिक पे कस्टम लगेगा। क्लियर। किस रेट से 20% से लगेगा। पर मान लो फिनिश गुड्स के इंपोर्ट करने पे रेट ऑफ कस्टम था मान लो 15%, कितना था बेटा 15%। अब फिनिश गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो तो 15% ही कस्टम लगता। अब पर आपने प्लास्टिक इंपोर्ट करके फिनिश गुड्स बनाया और फिनिश गुड्स बना के फिर डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हो, तो उस प्लास्टिक पे लगेगा टैक्स कितना 20%। तो दिल दुखेगा ना बेटा। इसलिए गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो चाहे तो ये डिफरेंस अमाउंट जो है, अगर फिनिश गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स कम है, इनपुट्स पे रेट हायर, तो गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई करके बोल सकती है कि ये डिफरेंस अमाउंट जो है 5%, ये 5% हमने क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। ऐसा गवर्नमेंट के पास पावर है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है बेटा। आइए 67 शिफ्टिंग टू अनदर वेयर हाउस। सेक्शन में 67 बोलता है कि अब रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस। सर अगर एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ले जा रहे हो तो सेम प्रोसेसर आपको फॉलो करना पड़ेगा, बस कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। पर रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन तो क्या करना होगा सर, जो ओनर ऑफ द गुड्स होगा वो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा। दिल थाम के सुनिएगा बेटा, यहाँ पे रीअसेसमेंट होगा, बट रीअसेसमेंट विल बी डन ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी। अगर रेट ऑफ ड्यूटी चेंज हुआ तो रीअसेसमेंट होगा, वैल्यू के रेस्पेक्ट में कोई रीअसेसमेंट नहीं होता। मतलब आपने जब गुड्स को फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था उसमें वैल्यू ऑफ गुड्स था 1 करोड़, आपने गुड्स को वेयरहाउस में रखा है, बाद में आपने किसी को बेचा 1.5 करोड़ में, उसने किसी और बेचा 3 करोड़ में मान लो, तो 3 करोड़ इज नॉट रिलेवेंट फॉर कस्टम ड्यूटी। क्लियर। कस्टम तो 1 करोड़ पे लगेगा, हाँ 3 करोड़ इज रिलेवेंट फॉर चार्जिंग द आईजीएसटी। तो सर हमने ऑलरेडी बात कर रखा वैल्यूएशन के अंदर, तो सर रीवैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट नहीं होगा। आईजीएसटी सर जो वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कस्टम का अमाउंट होगा प्लस सोशल वेलफेयर चार्ज उस अमाउंट पे, या जिस वैल्यू पे वेयरहाउस में गुड्स बिका है लास्ट में विच इज हायर, उस पे लगता है आईजीएसटी, वो अलग बात है। पर कस्टम लगेगा, ओरिजिनल वैल्यू 1 करोड़ पे लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई, डन।
सर रीअसेसमेंट होगा ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी होगा सर, ड्यूटी का अमाउंट निकलेगा, आप कस्टमर ड्यूटी का अमाउंट पे करेंगे सर, एंड सर फिर आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर पास हो जाएगा बेटा आपके लिए। क्लियर? ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी अगर है तो वो आप सब पे करेंगे बेटा। अच्छा, पर सर बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, अगर आपको गुड्स नहीं चाहिए किसी भी कारण से, तो यू कैन रेलिंक्विश द टाइटल इन फेवर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, यू कैन ट्रांसफर द टाइटल इन फेवर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, और ऐसे केस में आपको कोई कस्टम नहीं पे करना पड़ेगा। पर अगर सर जजमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डेकोरेटिव लेमिनेट्स लिमिटेड के केस में, डेकोरेटिव लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में जजमेंट आया कि इसने क्या किया, लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग निकल गया, उसके बाद इसने रेलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई किया, तो अब रेलिंक्विशमेंट नहीं मिलेगा, आपको कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा, कस्टम पे करना पड़ेगा, लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी उस रेट से कस्टम पे करना पड़ेगा। और हाँ, अगर किसी गुड्स के लिए ऑफेंस कमिट किया हुआ तो ऐसे केस में कोई कस्टम पे कभी भी रेलिंक्विशमेंट नहीं मिलता, तो नेचुरल बात है बेटा। आइए, रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट, आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल फाइल करेंगे सर, इंपोर्टेड गुड्स पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, अगर एक्सपोर्ट पे कस्टम लगता है तो कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, एंड गुड्स विल बी अलाउड फॉर एक्सपोर्टेशन। देन सर सेक्शन में 70 बोलता है अलाउंस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर, अगर गुड्स जैसे आपने कोई ऑयल वगैरह इंपोर्ट किया, कुछ नोटिफाइड गुड्स है और अगर वो उनका नेचर ये है कि दे वेरी इन द वॉल्यूम, तो जब रिमूव किया फॉर होम कंजम्पशन तब गुड्स वर फाउंड टू बी डेफिशिएंट इन सम शॉर्ट क्वांटिटी में पाया गया, तो बट दैट शॉर्टेज वाज ड्यू टू देयर नेचर, वोलेटाइल नेचर, और उस नॉर्मल लॉस की लिमिट में ही पाया गया, तो ऐसे केस में नोबडी इज लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन सच गुड्स व्हिच आर लॉस्ट ड्यू टू देयर नेचर। ठीक है साहब? आइए, रिमूवल एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, तो सर जिस तरह से गवर्नमेंट ने जिस तरह से प्रॉपर पर्सन ने परमिशन दिया इधर फॉर होम कंजम्पशन रिमूव करने के लिए या फॉर एक्सपोर्ट के लिए या फिर अनदर वेयर हाउस के लिए, वो उस अकॉर्डिंग आपको रिमूव करना पड़ेगा, जो कंडीशंस आप पे लगाई वो कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है सर? सेक्शन 72 गुड्स improperly removed from the warehouse, आपने गुड्स को रिमूव किए इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 71 या फिर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जो परमिशन दे रखा है अंडर सेक्शन 61, 1 ईयर प्लस एक्सटेंशन उसमें रिमूव नहीं किया सर, तो ऐसे केस में बॉन्ड तो आपने साइन किया वही सर, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा और आपसे पैसा रिकवरी करेगा। अगर आप ड्यूटी का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस फाइन प्लस पेनल्टी पे कर देते तो ठीक है, नहीं तो आपके जो गुड्स अवेलेबल उसको बेच के पैसा रिकवरी डिपार्टमेंट करेगा। देन 73 बोलता है क्या, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड, गुड्स सारे रिमूव हो गए फॉर होम कंजम्पशन या एक्सपोर्ट हो गया, तो सर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, सिक्योरिटी या श्योरिटी जो आपने दे रखी वो रिलीज हो जाएगी और भारत माता की जय। सर 73A बोलता है कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ द वेयर हाउस गुड्स, सर हर वेयर हाउस के लिए लाइसेंस ही अपॉइंट किया गया है, सिंस प्राइवेटाइजेशन हो गया 2016 में कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में, तो सर जो पर्सन को लाइसेंस दिया उसकी जिम्मेदारी वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे और जो लॉ ने बताया उस अकॉर्डिंग ही गुड्स का रिमूवल अलाउ करे, कुछ भी उसने इलीगल काम किया तो दैट लाइसेंस विल आल्सो बी लायबल टू पे द कस्टडी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस इन द एक्सट्रीम केस अगर वो गड़बड़ करता है, वो पाया गया गड़बड़ करता है वो, तो ऐसे केस में उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। भारत माता की जय। इसी के साथ वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस भी खत्म होते हैं। अब भारत माता की जय। सर कर हर मैदान फतेह, ये फतेह तभी होगा जब आप फतेह की चाहत रखते हो और फतेह की चाहत के साथ साथ उतना आप मेहनत करते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइज, लगा दो अपना पूरा दम, माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा आपके लिए। वी ऑल आर विथ यू गाइज, माहौल जबरदस्त शानदार, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, बाय बाय।